Hello, my dear students. I am Parasnath Singh is going to discuss on electric field at a point due to a charged disk. This is the under surface distribution of charge. Therefore, please listen carefully here. क्योंकि मैंने लाइन चार्ज के बारे में आपको बता दिया है। मेरा जो फर्स्ट वीडियो है इस पर लाइन चार्ज पर, यानी कोई लाइन पर अगर चार्ज है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, ये हो चुका है। आज मैं कर रहा हूं कि कोई सरफेस पर अगर चार्ज है, प्लेन सरफेस पर या कर्व्ड सरफेस पर, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, ये सब क्या होगा। आप देखें, ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखें ये तो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट due to a charged disk। देखिए ये चार्ज्ड डिस्क, देखिए ये चार्ज डिस्क क्या है, यह भी तो आपका एक प्लेन ही है। दिस इज द प्लेन, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखें, ये मेरा एक चार्ज डिस्क है। सपोज ये दिस इज ए चार्ज डिस्क, दिस इज ए चार्ज डिस्क। इस पर ये चार्ज है, मान लीजिए ये चार्ज है भरा हुआ। दिस इज द चार्ज। मान लेते हैं कि इसका सेंटर ये ऊपर है और इसका रेडियस क्या है, आर है। इसका रेडियस है आर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, और इस पर पूरे डिस्क पर चार्ज है हमारा +q। अब यहां से एक ये एक्सिस है, यहां पर कोई पॉइंट है P एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम O पॉइंट। देखिए, वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी कैलकुलेटेड, यानी P पॉइंट x डिस्टेंस पर है फ्रॉम O पॉइंट। यहां पर P पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। देखें क्या करेंगे हम। तो यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय इस डिस्क का एरिया। एरिया कितना होता है इस डिस्क का, तो कहेंगे πr²। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब चले, एक हम जनरल वैल्यू लेंगे फील्ड फाइंड आउट करने के लिए। एक जनरल सॉल्यूशन कैसे लेते हैं हम लोग, ये देखें। तो O पॉइंट से R डिस्टेंस पर एक हम रिंग पर कंसीडर करेंगे, जिस रिंग का रेडियस है R और इसका थिकनेस कितना है dr। मान लेते हैं ये जो हमारा है यह एक रिंग है जिसका रेडियस है r और इसका थिकनेस क्या है, दिस इज योर dr। देखिए, तो अब इस रिंग का, ये जो हम रिंग कंसीडर किए हैं, whose रेडियस इज r एंड थिकनेस इज dr। अब देखें इसका सरफेस एरिया कितना होगा इस रिंग का, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ये कंसीडर्ड रिंग, इसको मान ले रिंग। एरिया ऑफ कंसीडर्ड, जिसको आपने कंसीडर किया है, कंसीडर्ड रिंग ऑफ रेडियस, इसका रेडियस कितना है, ये है r एंड थिकनेस है इसका, यानी मोटाई कहिए या विड्थ कहिए, एंड थिकनेस इज dr। तो देखिए इसका एरिया हमारा हो जाएगा, यानी एरिया ऑफ द डिस्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2
पाई आर इंटू डी आर, इतना हो गया एरिया। क्लियर? देयरफॉर चार्ज ऑन दिस एरिया, तो ये मान लीजिए चार्ज हमारा होगा डी क्यूब, तो डी क्यूब इक्वल टू लिख सकते हैं ये सिग्मा, यानी 2 पाई आर डी आर इंटू सिग्मा। इतना मेरा हो गया चार्ज किस पर? इस डिस्क, ये इस रिंग पर, टोटल डिस्क पर तो चार्ज है क्या? क्यूब है। ये डिस्क को आप ऐसे भी बना सकते हैं, हमने रफली बना दिया है इससे। ये देखिए, ये हमारा एक क्या हो गया है, ये एक डिस्क है, ऐसे ले लीजिए इसको, दिस इज ए डिस्क है। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब चलिए, अब इस रिंग के कारण यहां पर फील्ड कितना होगा, तो ये हम आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं। देखिए ये कितना होगा फील्ड। तो ये फील्ड आप जानते हैं कि आपको हम बताए हैं कि किसी भी रिंग पर अगर चार्ज ये क्यूब है, इस पर चार्ज क्यूब है, और ये मान लीजिए ये रेडियस कुछ भी है, आर है, ये डिस्टेंस एक्स है, तो यहां पर फील्ड कितना होता है? E इक्वल टू क्यूब इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये होता है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2, इतना होता है। तो वही एक्सप्रेशन हम यहां भी डाल देंगे। तो देयरफॉर फील्ड एट पी ड्यू टू चार्ज्ड रिंग, जो आपने कंसीडर किया है ये रिंग, तो इसके कारण फील्ड मान लीजिए होगा डीई। तो डीई इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? तो डीई इक्वल टू लिखेंगे डी क्यूब, देखिए इस पर चार्ज कितना था? डी क्यूब इंटू ये एक्स होल डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर ये क्या होगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। देखेंगे तो नाउ दिस इक्वल टू, इस डी क्यू का भी वैल्यू हम लिख सकते हैं। कितना होगा डी क्यू का वैल्यू? तो ये हमारा हो जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर इंटू सिग्मा, ये है डी क्यू इंटू एक्स होल डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। क्लियर? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए इसको काट दीजिए, तो ये कट गया तो बच गया 2, और तो कुछ कटेगा नहीं। तो देयरफॉर ये आपका आ गया इतना वैल्यू, यानी दिस इक्वल टू, ये सिग्मा अलग कर लीजिए आप, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसको अलग कर देते हैं, और ये हमारा हो जाए एक्स भी अलग कर लीजिए, क्योंकि एक्स भी यहाँ कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो इंटू एक्स हो गया। अब ये क्या बच गया? आर इंटू डी आर डिवाइडेड बाय ये इतना, यानी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2, इतना आ गया आपका। देखिए अब कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, देयरफॉर नेट फील्ड एट द पॉइंट, ये फाइंड आउट हो चुका है, इस रिंग के कारण यहां पर फील्ड कितना होगा? तो ये इतना होगा। देयरफॉर फॉर होल डिस्क के कारण पी पॉइंट पर फील्ड, तो इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो देखिए, तो देयरफॉर नेट फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, तो दिस इज योर ई होगा ये, या ई एक्स कहिए, एक्स डायरेक्शन में है, या सीधा ई लिखिए। तो दिस इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये इंटीग्रेशन लिखेंगे, और फिर ये टर्म लिखेंगे, तो आर इंटू डी आर होल डिवाइडेड बाय, ये आपका हो गया यहां पर आर स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 इतना। देखिए अब चलिए कुछ नहीं है इसमें, और इसको इंटीग्रेट हम कर देंगे यानी 0 से लेके r तक, तो दिस इज योर 0 टू r। अब देखिए नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो पुटिंग r स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू को हम मान लेते हैं जेड स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो ये क्या क्या होगा, देखिए 2r dr, ये x तो कांस्टेंट है, ये तो फिक्स है, यानी इस रिंग के लिए भी ये डिस्टेंस x है, दूसरे सेंटर से भी यहां भी अगर आप एक रिंग बनाते हैं तो इसका भी डिस्टेंस x ही है, और बड़े वाले डिस्क के लिए भी ये डिस्टेंस x ही है, इसलिए ये क्या हो गया 0। तो दिस इक्वल टू, अब ये हो गया 2z dz। देखिए 2 2 कैंसिल, इट मींस r dr के बदले में हम z dz यहां लिख सकते हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा अब, तो देयरफॉर दिस इज योर दिस इक्वल टू सिग्मा इंटू x डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 0 टू r, और ये क्या हो जाएगा z इंटू dz होल डिवाइडेड बाय, और ये क्या हो गया z स्क्वायर, तो z स्क्वायर टू दी पावर 3/2, तो ये आपका हो गया z क्यूब। देखिए ये कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, दिस इक्वल टू सिग्मा x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू r dz अपॉन z स्क्वायर। देखिए ये इतना, तो देयरफॉर नाउ अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप, तो दिस इज योर सिग्मा x डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए ये अब इसको हम लिख सकते हैं 0 टू r, और ये क्या हो जाएगा z माइनस 2 इंटू dz। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, देखिए तो दिस इक्वल टू योर सिग्मा इंटू x डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका हो जाएगा कितना, यानी z टू दी पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1। ये तो आप जानते हैं इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन करना तो बहुत बहुत जरूरी है फिजिक्स पढ़ने के लिए। एक सिंपल मैथमेटिक्स का नॉलेज होना बहुत बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों, इसलिए मैथमेटिक्स पर तो विशेष ध्यान देना ही है आपको, क्योंकि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। अगर आपको मैथ नहीं जानते हैं तो फिर फिजिक्स जानना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हमारे इंडियन बुक्स में किसी भी कोई भी जो थ्योरी है उसका एक्सप्लेनेशन में मैक्सिमम उसमें मैथमेटिक्स का हेल्प लेकर के हम लोग सॉल्व करते हैं। वैसे फॉरेन राइटर्स का जब बुक आप देखेंगे तो उसमें मैथमेटिक्स कम रहता है, उसमें सीधा रिजल्ट वो लोग पुटअप कर देता है। अब मैथमेटिक्स आप अपना करते रहिए घर में बैठ के। देखिए आप, तो दिस इज योर सिग्मा इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये देखिए माइनस एक बाहर में निकल गया, तो ये क्या हो गया आपका 1/z। तो 1/z का मतलब हुआ माइनस सिग्मा इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और z में हम क्या पुटअप करें, और यहाँ पर लिमिट देंगे, यहाँ देखिए ये 0 टू r, यहाँ भी है ये क्या लिमिट 0 टू r। तो यहाँ पर अब z का वैल्यू आप पुटअप कर दीजिए, तो z का वैल्यू कितना था r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू हमने लिया था z स्क्वायर, तो इसलिए z का वैल्यू हमारा हो जाएगा √r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और ये हो गया 0 टू r। देखेंगे तो अब चलिए ये वैल्यू पुटअप कर दीजिए इसमें, देखिए क्या निकलता है आपको। तो नाउ दिस इज योर दिस e इक्वल टू, ये है हमारा माइनस, तो माइनस सिग्मा इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और पहले पुटअप कीजिए किसमें, इस r में, ये r हमारा वेरिएबल है,
आर का वैल्यू 0 से यहां तक है, एक्स कांस्टेंट है, एक्स में कुछ भी नहीं करना है, इसलिए 1/√अंडर ये हमारा क्या हो जाएगा r² प्लस x²। देखिए ये पहले हम r² भरे, फिर देंगे माइनस साइन, देन पुट लोअर लिमिट, अब ये 0 वैल्यू r में दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/√x², तो सीधा यहां आ गया x। देखिए ये कोई दिक्कत नहीं है। देयरफॉर अब देखिए, अब इस टर्म को माइनस को आप इधर से मल्टीप्लाई कर दीजिए x को भी, तो ये आपका हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2ε0, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस, और इसको लिख सकते हैं x अपॉन √r² प्लस x², यानी इतना हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट P। देखेंगे यह रिलेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गॉस थ्योरम में भी आप ये रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, लेकिन गॉस थ्योरम में एक लिमिट क्या है कि गॉस थ्योरम में ये सीधा कर देता है कि यह चार्ज डिस्क अगर बहुत बहुत बड़ा हो, यह कोई डिस्क के लिए ये करेक्ट है ऐसा नहीं है, ये किसी भी प्लेन के लिए, कोई भी प्लेन है उसके लिए भी यह उतना ही करेक्ट है जितना कि एक डिस्क के लिए है। ये फॉर्मूला देखिए ये, तो गॉस थ्योरम में एक लिमिट क्या है कि इसको हम कर देते हैं इनफिनाइट, लेकिन जब इनफिनाइट स्ट्रक्चर नहीं है तब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वहां पर कूलम्ब लॉ से ही फाइंड आउट होगा। इसलिए आप अगर ये मन में सोच रहे हैं कि ये तो हम गॉस थ्योरम में पढ़ लेंगे, वो नहीं होगा, क्योंकि गॉस थ्योरम में एक ये लिमिट है, लिमिटेशन है कि ये होना चाहिए प्लेन बिल्कुल इनफिनाइट। गॉस थ्योरम से आप पढ़ेंगे तो ये छोटा प्लेन हो यानी छोटा डिस्क हो या बहुत बड़ा डिस्क हो, दोनों का हम कैलकुलेशन कर लेते हैं यहां पर कि P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। देखें अब चलिए केस, अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिग्मा अपॉन 2ε0 इंटू 1 माइनस x/r² प्लस x² है। तो देखिए ये कितना एंगल यहां बना रहा है, तो ये एंगल कितना बना रहा है थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं कि x अपॉन यही तो है हमारा वैल्यू, ये हमारा है क्या r² प्लस x²। देखिए ये इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, यानी इस एक्सप्रेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज 1 माइनस कॉस थीटा के फॉर्म में। क्या कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। अब देखिए आप, अब केस में क्या कहता है ये, इसका केस बहुत इंपॉर्टेंट है। केस देखिए केस क्या कहता है कि इफ द चार्ज्ड डिस्क इज वेरी लार्ज, यानी ये अगर बहुत बड़ा हो जाए तो ये थीटा क्या हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री, तो cos 90 इक्वल टू हो गया 0, देन थीटा विल बी π/2। इन दैट केस ये क्या हो गया, ये 0 हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा सिग्मा अपॉन 2ε0। कोई दिक्कत नहीं है, देन दिस इज योर सिग्मा अपॉन 2ε0। देखिए ये देन सिग्मा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू हो जाएगा हमको सिग्मा अपॉन 2ε0। देखिए ये वैल्यू आ गया, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। अब देखें, एक मैं आपको इसका फिजिक्स समझा रहा हूं। फिजिक्स क्या करता है, फिजिक्स ये कहता है कि अगर कोई मान लीजिए ये
सिर्फ डिस्क के लिए ही ये करेक्ट नहीं है, ये किसी भी प्लेन चार्ज शीट है उसके लिए ये फॉर्मूला क्या है, ये करेक्ट है। अब देखिए, मान लीजिए कि ये एक कोई प्लेन है जिसका लेंथ है इसका 1 मीटर और ब्रेड्थ भी है इसका 1 मीटर और ये है चार्ज डिस्क, ये है चार्ज डिस्क, ये चार्ज प्लेन है। अगर हम यहां पर निकालना चाहते हैं, यानी x वैल्यू, अगर आप ये देखिए, अब हम अगर x वैल्यू यहां पर ले रहे हैं 5 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर, या मान लीजिए कि यानी ये जो 5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, ये सब जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉल देन दिस एरिया। तो इस केस में क्या हो जाएगा, यानी यह शीट, दिस शीट बिहेव्स लाइक ए इनफिनाइट शीट। ये है इन्फिनिटिव का मतलब। बहुत लोग इसको नहीं समझते हैं। मैंने कितने जगह देखा है बुक्स में भी कि इन्फिनिटिव का यह मतलब कभी नहीं होता है, जैसे इनफिनाइट डिस्टेंस। जैसे आप पढ़ते होंगे, जैसे मान लीजिए लेंस आप पढ़ते हैं, अब लेंस में फोकल लेंथ कितना है उसका, मान लीजिए 15 सेंटीमीटर है या 20 सेंटीमीटर है। तो कोई एक ये लेंस है, इसका फोकल लेंथ क्या है, 20 सेंटीमीटर है। अब देखिए ये क्या करता है, क्योंकि मैंने देखा है कुछ लोग इसको गलत काट देते हैं कि अगर इसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, यहां पर एक ऑब्जेक्ट हम रख दें तो इसका इमेज कहां बनेगा, तो इसका इमेज बन जाएगा यानी v इक्वल टू इन्फिनिटिव पर। तो इन्फिनिटिव का क्या मतलब हुआ, यहां इन्फिनिटिव का मतलब हुआ कि यह v इक्वल टू मान लीजिए 50 मीटर पर बन गया, 100 मीटर पर बन गया। दिस इज द इन्फिनाइट डिस्टेंस इन कंपेरिजन टू दिस 20 सेंटीमीटर। इन्फिनिटिव का यह कतई मतलब नहीं होता है कि अब इन्फिनाइट डिस्टेंस माने यहां से हम चले जाएं किसी गैलेक्सी पर, ये इस डिस्टेंस को हम मानेंगे इन्फिनिटिव। नो, दिस इज द रॉन्ग कंसेप्ट। कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। जैसे एक जगह मैंने देखा, ये चर्चे की बात है इसलिए मैं बोल देता हूं, इससे उसका मैंने इसको समझाने के लिए मैं वो सब एग्जाम्पल देता हूं। आप देखेंगे कि टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का 2 पाई रूट अंडर L/G। किसी स्टूडेंट ने आज से कम 15-20 बरस पहले हमसे पूछ दिया कि अगर L इनफिनाइट हो, यानी L का वैल्यू हम बहुत ज्यादा कर दें, तब टाइम पीरियड क्या होगा। तो मैंने सीधा कह दिया कि इसका इनफिनाइट हो जाएगा वैल्यू, टाइम पीरियड विल बी इनफिनाइट। तो उसने कहा कि नहीं सर, बुक में तो लिखा है। तो हम कहे मैं भी जानता हूं बुक में कितना है, वो मिनट्स में है, लगभग है वो 86 या 84 मिनट्स नाउ हियर। और जबकि इसका टाइम पीरियड अगर आप 1 मीटर लेंगे लेंथ, तो इसका टाइम पीरियड क्या आता है, 2 सेकेंड। और अगर हम इसका अगर जैसे अर्थ का रेडियस हम ले लें यहां पर, यानी t इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर R/G, वेयर R इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, तो ये कितना आता है, लगभग आता है ये 64 मिनट। अब देखिए ये 64 मिनट इसके कंपैरिजन में क्या हो गया, इनफिनाइट हो गया। हम इस 64 को 64 नहीं माने। फॉर एग्जाम्पल, आपके तुलना में एलिफेंट का जो ताकत है वो क्या है, इनफिनाइट है। और एलिफेंट का जो ताकत है वो अर्थ के सामने में क्या है, नेग्लिजिबल है। तो इस तरह से हम लोग कंपैरिजन इन्फिनिटिव का मतलब समझना चाहिए। आप समझे इसको, इन्फिनिटिव का यह मतलब नहीं है कि नॉट मेजरेबल, यानी ये जस्ट एक कंपैरिजन है कि आपके बॉडी में जो ताकत है, अभी मान लीजिए आप 20 इयर्स ओल्ड हैं, तो आपका जो ताकत है वो आज 2 महीने का एक बच्चा है जिसका उम्र सिर्फ 2 महीने हुआ है,
उसके कंपैरिजन में आप इनफिनाइट हैं, लेकिन आपके कंपैरिजन में एलिफेंट इनफिनाइट है। इसलिए इस 64 या 84 जो भी मिनट है, यह क्या हो गया, इनफिनाइट टाइम पीरियड हो गया। इसलिए यहां पर हम कह सकते हैं कि इफ L इज इनफिनाइट देन टाइम पीरियड विल बी इनफिनाइट। ये बात मैं कई दिनों से सोच रहा था कि ये बात समझाना जरूरी है, क्योंकि एक जगह की बात है कि फॉरेन के टीचर थे और यहाँ के इंडियन टीचर पढ़ा दिया बच्चे को 10th लेवल में कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस देन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। अब वहां पर वो बच्चा लिख दिया दूसरे कंट्री में, बस वहां का टीचर इसको काट दिया, कहा नहीं दिस इज द रॉन्ग। अब देखिए उसके सोचने का भी मतलब करेक्ट है, और आप जो सोच रहे हैं इन्फिनिटी पर बनेगा, आप भी करेक्ट हैं, सिर्फ यहां समझदारी में अंतर है। यानी हम इन्फिनिटी को समझ नहीं पा रहे हैं, इन्फिनिटी मतलब क्या होता है। तो इसलिए आप याद रखें कि ये अगर 1 मीटर लेंथ है, इसका ये ब्रेड्थ है 1 मीटर, ये यानी इस डिस्टेंस x के कंपैरिजन में ये लार्ज होना चाहिए। अगर हम यही x वैल्यू, अगर ये है, इसका एरिया है 1 स्क्वायर मीटर और ये लेंथ हम ले लें यहाँ पर 2 मीटर, यानी x का वैल्यू अगर हम 2 मीटर कर देते हैं, अब क्या होगा, अब वह इनफिनाइट नहीं हुआ, अब ये इनफिनाइट चार्ज शीट नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तो इस बात को समझे आप, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने अभी बोला है, इस पर ध्यान दीजिएगा। क्लियर ना। अब चले आप अपने टॉपिक पर आए। इसी तरह से कुछ कुछ टॉपिक के साथ ही और एक्स्ट्रा बातें हो जाती हैं, ये भी ज्ञान का ही चीज है, कोई मैं अलग से कुछ नहीं बताता हूं आपको, इससे आपको फायदा ही होगा। क्लियर। तो देखिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यह जो डिस्टेंस होना चाहिए उस चार्ज शीट से, उस चार्ज शीट का जो डायमेंशन है उससे बहुत कम होना चाहिए, तभी वह जो चार्ज शीट है बिहेव्स लाइक द इनफिनाइट चार्ज शीट। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तो ये बात आप समझ गए अब यहां तक, ठीक है। अब चले हम लोग नेक्स्ट देखें कि ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज डिस्क आपने फाइंड आउट कर लिया, और ये एक्सप्रेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसको याद रखना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। नेक्स्ट देखें आप, और भी मैं धीरे धीरे और बातें बताऊंगा। देखिए अब मेरा है कि सेकंड मेरा पॉइंट होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, ये सीबीएसई में खूब पूछा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज्ड spherical cell। देखें ये क्या कहता है, ये कहता है स्फेरिकल सेल का मीनिंग होता है जस्ट लाइक ए वॉलीबॉल, यानी अंदर से खाली है और उसके सरफेस पर चार्ज है। ये हमारा कोई स्फेरिकल सेल है, इस पर है, इसके सरफेस पर चार्ज है, क्योंकि जितना भी आप चार्ज देंगे ये सब चार्ज चला जाएगा उसके सरफेस पर। ये कैसे जाता है ये भी मैं बताऊंगा, अभी आप इतना जान लें कि जो भी चार्ज आप इस पर देंगे ये सब चार्ज चला जाएगा उसके सरफेस पर, कोई दिक्कत नहीं है। और नेट चार्ज इनसाइड द स्फेरिकल सेल हो जाता है 0। ये भी आप पढ़ेंगे गॉस थ्योरम में,
ठीक है, वैसे यहां भी आप समझ सकते हैं। देखिए कैसे आप समझेंगे कि जैसे यहां पर मान लीजिए आपने एक क्यू चार्ज लेके रख दिया यहां, तो ये जो सेल है ये अगर मेटेलिक सेल है, सपोज कीजिए मेटेलिक इसका वाल है, तो ये क्या करेगा, इतना ही निगेटिव चार्ज मान लीजिए इसका थिकनेस है इतना, इसका कुछ ना कुछ थिकनेस तो है ही, तो अब ये क्या करता है माइनस क्यू चार्ज यहां पर ये इंड्यूस कर देता है इसके अंदर में, तो यहां हो गया माइनस क्यू, इतना ही पॉजिटिव चार्ज चला गया प्लस क्यूब ऊपर में, तो यहां पर आ गया प्लस क्यूब ऊपर में। अब देखिए, अब यहां से एक आप कंसीडर कीजिए जस्ट इसके अंदर में, तो नेट चार्ज इसके अंदर में क्या हो गया माइनस क्यू और प्लस क्यू इक्वल टू 0, यानी टोटल चार्ज आपका शिफ्ट कर गया कहां पर, ऊपर में। क्लियर, ये सब हम गॉस थ्योरम में और भी पढ़ेंगे। तो अभी आप इतना ही जान लीजिए कि ये चार्ज है, स्फेरिकल सेल है जिसके सरफेस पर क्या है, चार्ज है, ये आपका चार्ज है और इसका ये सेंटर है O। अब मान लीजिए इसका रेडियस है R और यहां पर हम फील्ड निकालना चाहते हैं P पॉइंट पर एट ए डिस्टेंस R, ये लीजिए या x लीजिए, जो भी मन हो वो लीजिए आप, या R ही मान लीजिए, R आपके बुक में R ही लिखा है। क्लियर, अब देखिए हमको P पॉइंट पर फील्ड निकालना है, तो पहले फर्स्ट केस मेरा ये हो गया कि व्हेन पॉइंट P इज आउटसाइड द सेल, तब कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम क्या करेंगे यहां पर, हेयर वी कंसीडर होल ऑफ द चार्ज, होल चार्ज Q प्लस Q इज सपोज्ड टू बी concentrated at the center of the cell, यानी इस पूरे चार्ज को हम थोड़े टाइम के लिए मान लेते हैं कि वो आ गया है सेंटर पर। इस पूरे चार्ज को आप यहां पर खिसका के रख दीजिए। अब देखिए P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, तो अब हो जाएगा इसमें क्यूब अपॉन, यानी कूलम्ब लॉ अप्लाई कर दीजिए। हर हमेशा याद रखिए इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए P पॉइंट पर हम क्या करेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख देंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यहां पर 1 कूलम मतलब नहीं है, यूनिट पॉजिटिव, यूनिट हम नहीं दे रहे हैं, माने कूलम हम नहीं लिख रहे हैं, यहां पर सिर्फ हम लिख रहे हैं +1 चार्ज, यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो अब देखिए यह चार्ज तो खिसक के आ गया है वो पॉइंट पर, हमने मान लिया है, तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P कितना होगा, तो क्यूब इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R², यही हो गया इसका इंटेंसिटी। यानी 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं तो इसे लिख देंगे क्यूब अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R²। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए बी पॉइंट में क्या कहता है कि व्हेन P इज एट द सरफेस ऑफ द सेल, यानी सेल के सरफेस पर यहां पर हो ये P पॉइंट, तो अब ये खिसक के आ गया P पॉइंट कहां पर, यहां पर आ गया P पॉइंट हमारा हो गया ये। अब देखिए क्या होगा, तो अब हमारा ये R² के बदले में यहां पर, क्योंकि अब तो ये डिस्टेंस R हो गया ना, यह डिस्टेंस, तो यहां क्या लिख देंगे R²। जस्ट इस पॉइंट पर, इसके सरफेस पर फील्ड वैल्यू क्या होगा, तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R² हो गया। कोई दिक्कत नहीं है।
यानी सरफेस पर फील्ड वैल्यू सबसे मैक्सिमम है। और जैसे जैसे दूर हम जाएंगे फील्ड वैल्यू घटता जाएगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर? अब चलिए सी पॉइंट, यानी ये बी पॉइंट था, बी पॉइंट। अब देखिए सी पॉइंट क्या कहता है। सी कहता है केस कि व्हेन पॉइंट P इज इनसाइड द सेल, यानी स्फेरिकल सेल। अब क्या होगा, यानी P पॉइंट को हम कर देते हैं इसके अंदर में, यानी यहां पर आ गया P पॉइंट। अब देखिए ये P पॉइंट आ गया यहां पर, ये कुछ भी डिस्टेंस है, मान लीजिए ये डिस्टेंस हमारा, अब ये डिस्टेंस R हो गया यहां से यहां तक। अब ये क्या कहता है, ये देखिए, अब ये कहता है कि व्हेन पॉइंट P इज इनसाइड द सेल। अब ये कहता है कि ये तो सरफेस है ना, ये कोई रिंग नहीं है, यह स्फेरिकल सेल है, यानी यह एक वॉलीबॉल है जिसके सरफेस पर ये चार्ज हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जो चार्ज डिस्क पढ़े थे, तो उस चार्ज डिस्क में ये देखिए, ये हमारा डिस्क है, इस पर है चार्ज, इस पर है चार्ज। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में कितना था, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट का, जबकि ये इनफिनाइट हो। क्लियर? सिमिलरली इधर भी इसका एक फील्ड होगा ना, क्योंकि कहीं किसी प्लेन पर अगर चार्ज है तो इस डायरेक्शन में भी फील्ड एक्ट करेगा, इधर भी करेगा। तो इस डायरेक्शन में भी फील्ड कितना हो गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हर हमेशा याद रखें ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में फील्ड है 0, क्योंकि टेंजेंशियल डायरेक्शन में अगर फील्ड होगा, ये चार्ज डिस्क पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में फील्ड अगर होगा तो ये क्या करेगा, दूसरे चार्ज को डिस्टर्ब कर देगा, उस पर फोर्स लगा देगा तो वो मूव कर जाएगा इधर की ओर, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो इसलिए इस चार्ज पर कितना फोर्स, यहां भी फोर्स लग जाएगा, इसका जो चार्ज का कन्फ्यूगरेशन है वह चेंज कर जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। यानी ये जो डिस्क है इस पर फील्ड वैल्यू क्या है, हर हमेशा इसके प्लेन पर नॉर्मल एक्ट करता है। याद रखें, कहने का मतलब कि कोई मान लीजिए ये मेरा एक प्लेन शीट है, इस पर ये बहुत मोटा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सिर्फ चार्ज का ही एक शीट है। ऐसे मान लीजिए कि ये मेरा एक चार्ज का ही एक शीट है, ये कोई प्लेन व्लेन कुछ नहीं है, मान लेते हैं ये चार्ज हमारा है, ये चार्ज है, इसके कारण फील्ड इधर भी लगेगा इधर भी लगेगा, दोनों साइड में, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या होगा ये देखिए, अब यह जो डिस्टेंस है r डिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉल देन दिस r, इसलिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां इधर भी है और इधर भी एक्ट करेगा अंदर में। तो अंदर में तो ये तो एक शीट हो गया ना, चार्ज शीट हो गया, तो यहां पर ये फील्ड कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर आप यहां पर एक छोटा सा चार्ज रख देते हैं, अब क्यू को हटाइए, यहां पर एक क्यू चार्ज अगर आप रख देते हैं, तो ये जो यहाँ का जो चार्ज है सरफेस चार्ज, ये इस पर फोर्स लगाएगा इधर, यानी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी फील्ड लगाएगा इधर। इधर का जो चार्ज है, ये चार्ज इसका ये फील्ड लगा देगा इधर, ये फील्ड लगाएगा इधर, ये फील्ड लगाएगा इधर, यानी नेट फील्ड क्या हो गया यहाँ, 0, बिकॉज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट किसी भी प्लेन पर जब चार्ज है और ये अगर सरफेस एरिया इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, तो देन दिस फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस, इसमें x या r कुछ भी नहीं है, यानी यह डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं करता है, यह यूनिफॉर्म फील्ड है। यानी यहां पर मान लीजिए कि अगर 2 न्यूटन, ऐसे आप मानिए, देखिए इसको मैं समझा देता हूं आपको। ये कहता है कि ये मेरा कोई चार्ज डिस्क हो
ये चार्ज डिस्क है, देखिए यहाँ इस पॉइंट पर अगर फील्ड का वैल्यू इधर है 2 न्यूटन पर कूलम, तो यहां भी है ये 2 न्यूटन पर कूलम, 2 न्यूटन पर कूलम, यहां भी है ये 2 न्यूटन पर कूलम, यानी सब जगह यूनिफॉर्म है। यहां भी है 2 न्यूटन पर कूलम, या इधर भी है 2 न्यूटन पर कूलम, इसलिए नेट वैल्यू क्या है इसका 0 है। इसलिए अगर पॉइंट P हो इनसाइड द स्फेरिकल शेल, देन द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0, यानी E इक्वल टू क्या होगा, अब 0 होगा। तो इसमें 3 केस आप पढ़े। अब देखिए इसका ग्राफ क्या होगा, तो ग्राफ ऐसे होगा कि ये अगर मान लीजिए कोई चार्ज डिस्क है, ये रिंग, ये सॉरी स्फेरिकल शेल है, तो ये मेरा हो गया, ऐसे ले आप, तो यहां से यहां तक देखिए फील्ड कुछ भी नहीं है, यानी ये इसे बढ़िया से बना दीजिए इसको, ये हमारा है इसे, ये मान लीजिए कि है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ये है 0। तो अब देखिए यहां पर फील्ड स्टार्ट होगा, यहां से यहां तक फील्ड क्या है, दिस इज 0, लेकिन यहां पर फील्ड एक मैक्सिमम हो गया। अगर इस पर हम फील्ड लेते हैं E और ये हमारा है R, इस पर R लेते हैं, तो इस पॉइंट पर फील्ड अगर मान लीजिए आ गया हमको 10 न्यूटन पर कूलम, अब यहां के बाद ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अब ये फील्ड डिक्रीज करना शुरू कर देगा, जैसे ही हम इस पॉइंट से आगे बढ़ेंगे फील्ड विल डिक्रीजेज, जबकि यहां से यहां तक कोई भी फील्ड नहीं है, इसमें कुछ भी फील्ड नहीं है। इनसाइड द स्फेरिकल शेल द इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू विल बी 0, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके सरफेस पर क्या है, मैक्सिमम है, मान लेते हैं 10 न्यूटन पर कूलम है ये। अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो देन द वैल्यू ऑफ फील्ड डिक्रीजेज, ठीक है। अब चलिए अब दूसरे तरह का कॉन्फ़िगरेशन का हम फील्ड फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट इज योर बाय अप्लाइंग कूलम्ब लॉ, ये हमारा कूलम्ब लॉ से हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू, अब यहां पर लिखिए a sphere containing charge। अब सपोज कीजिए कि एक ऐसा स्फीयर है आपके पास में जिसमें चार्ज ही चार्ज भरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मान लेते हैं कि कोई एक ये स्फीयर है, इसमें चार्ज भरा हुआ है पूरे में, यानी ये हमारा हो गया वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अभी हम तुरंत पढ़े थे सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, अब ये मेरा हो गया वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। और इसमें चार्ज कितना है, तो ये है +q चार्ज इसमें है, और इसका रेडियस कितना है, तो ये है r मान लेते हैं, और इसका सेंटर है O। अब कोई पॉइंट हम ले लिए P, यहां पर हमको फील्ड वैल्यू निकालना है एट ए डिस्टेंस r। देखिए ये हमारा डिस्टेंस क्या है, r है। तो P पॉइंट पर आपको फील्ड निकालना है। यहां पर कैसे निकालेंगे, इसके लिए क्या करेंगे हम, पहले तो चार्ज डेंसिटी, यानी दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो ये कितना होगा, तो क्यूब अपॉन 4/3 पाई r क्यूब, इतना हो जाएगा। Therefore this is your 3 cube upon 4 pi r cube, ये इतना हो गया चार्ज, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें भी 3 केस होगा, तो ये बात आप याद रखें कि रो का वैल्यू इतना आएगा, यानी रो इक्वल टू आपका क्या निकल गया, 3 क्यूब अपॉन 4 पाई r क्यूब। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1।
अब देखिए पॉइंट P है बाहर में, तो यहां भी लिखेंगे A में, ये है हमारा पॉइंट P इज आउटसाइड द स्फीयर के आउटसाइड में है, जबकि इस स्फीयर के अंदर में क्या है, चार्ज भरा हुआ है। तो देखें नाउ वी कंसीडर हेयर अगेन, वी कंसीडर होल ऑफ द चार्ज, जैसे उसमें लिखे थे, इस पूरे चार्ज को हम इस सेंटर पर मान लेंगे, यहां पर O पर, यानी वी कंसीडर Q इज कंसंट्रेटेड एट O। अब O पॉइंट पर ये चार्ज आ गया। अब यहां पर फील्ड कितना होगा, तो P पॉइंट पर फील्ड हमारा हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। देखिए जैसे आप स्फेरिकल शेल में फाइंड आउट किए थे उतना ही आएगा इसमें भी, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पॉइंट में B पॉइंट में क्या लिखेंगे, when point P is on the surface, लिखिए यहां पर, surface of sphere containing charge है ये, containing charge। अब क्या होगा, ये पॉइंट आ गया आपका यहां पर P पॉइंट पर, तब तो वही डिस्टेंस हो गया, यानी P पॉइंट पर आ गया ये, तो फिर इतना इसमें आप कर दीजिए R स्क्वायर, हो गया। देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि when point P is inside the sphere, यानी ये डिस्टेंस हो गया R, यहां पर निकालिए फील्ड कितना होगा यहां पर। अब हम क्या करेंगे कि जस्ट एक यहां पर एक स्फीयर की कल्पना कर लेंगे जिसका रेडियस क्या है, दिस इज योर R रेडियस है, ये R रेडियस है। क्लियर। तो C में हम कहेंगे कि when point P is, when point P is inside the sphere containing charge है ये, याद रहे ये चीज। तो अब देखिए हम क्या करेंगे कि इसके अंदर में, ये तो बाहर में भी तो चार्ज है, अंदर में भी चार्ज है, ठीक है। तो बाहर का जो चार्ज है वो P पॉइंट पर फील्ड वैल्यू कितना देगा, 0। कैसे, देखिए ये हमारा एक कैविटी यहां पर हम बना दिए ऐसे, ये हो गया कैविटी, इसमें है चार्ज, इसमें चार्ज भरा हुआ है। फिर देखिए तो ये तो एक सरफेस हो गया है ना अंदर से कटा हुआ, इसके कारण यहां पर फील्ड क्या होगा, जैसे इसके कारण यहां पर फील्ड इधर की ओर हो जाएगा हमको सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इधर के कारण हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए फील्ड 0 इधर इस पॉइंट पर, इसके कारण यहां क्या हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या कर देगा, ये 0 कर देगा यहां पर। यानी कोई भी अगर एक हम प्रोटॉन यहां पर रख दें, एक क्वेश्चन कभी आया था कि ये मेरा अर्थ है, अर्थ के अंदर में इतना पार्ट, यानी सेंटर से इतना पार्ट काट के निकाल लिए, मान लीजिए ये अर्थ है, अर्थ में इतना पार्ट हम निकाल लिए और एक मास हम A पॉइंट पर रख दिए, यहां एक मास हम सेम मास B पॉइंट पर रखते हैं, एक पॉइंट रख दिए C के बहुत ये स्फीयर यहाँ के बहुत नजदीक। तब कहता है कि बताइए ये A पॉइंट पर जो मास है M, इस पर ज्यादा फोर्स लगेगा कि इस पर लगेगा कि इस पर लगेगा। हम क्या लिखेंगे, तीनों पर नेट फोर्स 0 होगा,
यानी जिस पॉइंट पर इस मास को हम रख दिए ये पॉइंट यहीं रखा रहेगा। ऐसा कभी नहीं सोचिएगा कि ये मास ऐसे गिर जाएगा यहां पर, क्योंकि नेट फोर्स वैल्यू इस मास पर क्या है, 0 है। दिस इज कॉल्ड सेल थ्योरम। इसको मैथमेटिक्स में नेम दे दिया है सेल थ्योरम, लेकिन उसका जो फिजिकल कॉज है वो क्या है, क्योंकि ये फील्ड वैल्यू अंदर में सब जगह इक्वल है, ये डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं करता है। इसलिए कोई मास अगर यहां पर हो तब भी ये यहीं पर रहेगा, ये ऐसा नहीं होगा कि ये गिर के यहां आ जाएगा, ये यहीं पर रहेगा। सेंटर पर है तो सेंटर पर रहेगा, यहां रख देंगे तो यहीं पर ये लटका हुआ रहेगा, कुछ नहीं होगा इसमें, वहीं पर पड़ा रहेगा वो मास, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बाहर वाले चार्ज के कारण, ये जो बाहर वाला चार्ज है, ये चार्ज यानी इस स्फीयर के बाहर का चार्ज, वो इस पॉइंट पर फोर्स यानी फील्ड वैल्यू 0 एक्ट करेगा, 0 लगेगा। तो सिर्फ फील्ड वैल्यू किसका होगा, इसके अंदर में जितना चार्ज है उसके कारण यहां पर फील्ड लगेगा P पॉइंट पर। तब देखिए यह फील्ड निकाल दीजिए आप, तो इसमें कितना चार्ज होगा ये देखिए। तो देयरफॉर चार्ज इन द स्फीयर ऑफ रेडियस r, तो ये मान लीजिए चार्ज होगा q डैश, तो q डैश इक्वल टू हम लिखेंगे 4/3 पाई, और ये r क्यूब इंटू रो, ये रो यानी 3 या पहले रो ही लिख देते हैं या लिख देते हैं 3³ 4 पाई r³। तो देखिए 3 कैंसिल, 4 पाई कैंसिल, तो दिस इक्वल टू क्या हो गया, क्यूब इंटू r³ डिवाइडेड बाय r³, इतना आ गया आपका। इसके अंदर में चार्ज कोई दिक्कत नहीं है। देयरफॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P, अब क्या होगा, हम P पॉइंट पर मान लिए एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द कूलम्स लॉ, इनटू होगा ये q डैश डिवाइडेड बाय इस डिस्टेंस का स्क्वायर, तो दिस इज r²। देखिए ये कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। देयरफॉर ये आपका हो जाएगा, यानी q डैश का वैल्यू दे दीजिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और q डैश का वैल्यू कितना निकला था हमको, तो q/r³ निकला था इंटू r। ये अच्छा, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r², और यहां पर कितना था वैल्यू, देखिए फिर से थोड़ा सा भुला गए हैं, फिर से हम ड्राइव कर देते हैं। देखिए तो q डैश इक्वल टू हमारा क्या हो गया, q डैश इक्वल टू 4/3 पाई r³ इंटू ये रो, तो 3/4 पाई r³, यहां पर r³ था, देखिए ये, तो देखिए ये 4 पाई कैंसिल, 3 कैंसिल, तो q/r³ इंटू r³, ये आपका है इंटू r²। देखिए ये इतना आ गया, तो ये कैंसिल, तो ये आपका कितना हो गया, देयरफॉर E इक्वल टू q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³ इंटू r। अब देखिए ये होल टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म है, यानी Q फिक्स है, आपने 10 कूलम 20 कूलम जो भी चार्ज दिया है ये फिक्स है, इसका डिस्टेंस भी फिक्स है, ये तो फिक्स है ही, यानी ये होल टर्म इज योर कांस्टेंट क्वांटिटी। इट मींस अगर अंदर में कोई चार्ज पॉइंट है तो यहां पर फील्ड जो है ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, और सेंटर पर फील्ड क्या हो गया,
तो R इक्वल टू हो गया 0, इसलिए सेंटर पर फील्ड क्या होगा, 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए इसका ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ कर देंगे। ग्राफ ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये सेंटर है हमारा, तो इसको ऐसे कर देंगे, दिस इज योर सेंटर। अब देखिए ये हमारा है प्लस R रेडियस इधर, और ये हो गया माइनस R रेडियस, तो ये हो गया माइनस R। इस पर हम ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो दो आप यहां पर देखिए सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है, ये ऐसे है, ये मेरा है इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड E। अब देखिए R तक, R पर जाकर के यहां पर फील्ड वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, जबकि यहां से ये इसे चल रहा है, यानी E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है अंदर में। जैसे ही सरफेस से बाहर निकलेगा कि अब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। देखिए ये हमारा है R, इधर भी हम इस एक्सिस पर R ले रहे हैं, ये इधर ऐसे लीजिए R, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली यहां भी देखिए इतना ही बड़ा, यहां पर एक ऐसे बना दीजिए आप, दिस इज योर, देखिए तो यहां भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, और यहां से ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। तो ये था ये केस, ये बात बिल्कुल आपको याद रखना है, खूब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब चीज पूछा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तो ये बात आप समझ लें, बिल्कुल करेक्ट है ये सब है किसी कंजर्वेटिव फील्ड के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हो, ग्रेविटेशनल फील्ड हो, सब के लिए सेम है, सेम प्रॉपर्टी है। ये नहीं है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ लिए तो ये बात अब दूसरी जगह काम नहीं देगा, खूब काम देता है। क्लियर? तो ये था आपका, यानी सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज के कारण, और फिर था आपको वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे कैलकुलेट कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है यहां पर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अवश्य लाइक करें,